हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपने देख ली तो आपको इस चैप्टर के अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल में पढ़ाने का और बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये टॉपिक समझाऊँगा। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसे का कोई भी परिवर्तन हो जिसके अंदर नए गुण, उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर, उस पदार्थ के अंदर नए गुण आ जाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे लकड़ी का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके अलावा लोहे के जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बेसिक जानकारी है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चले जिससे आपको अच्छे से याद होगा और आपके 10th क्लास में 90+ नंबर आएंगे विज्ञान के अंदर, साइंस सब्जेक्ट के अंदर। चलिए अब आगे बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो देखो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर हम उसे रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण है, उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाते हो तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है और किसकी उपस्थिति में जलेगा? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। और उसके बाद में जो उत्पाद बनता है वो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इससे बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको हमने रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। कैसे? हमने जैसे मैग्नीशियम है उसका प्रतीक लिख दिया, ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिया, सूत्र लिख दिया, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसका सूत्र लिख दिया। इस प्रकार जो बनता है उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, ध्यान ये रखना है आपको कि इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला, यानी इस तीर के निशान से जो पहले वाला होता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इस तीर के निशान के जो आगे होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है ना, इसे बोलेंगे अभिकारक, इसे बोलेंगे उत्पाद। ये जो अब तीर के निशान से पहले है उसे इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट, और इसे तीर के निशान के आगे है उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम आगे फिर से देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन, देखो बेसिकली हम दो प्रकार के परिवर्तन पढ़ते हैं, एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन, जो कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है, बहुत ही आसान है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में जैसे ताप, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें चेंजेस आता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, गैस होती है वो डिक्रीज होती है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके आगे भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे पानी से बर्फ बनता है, पानी से बर्फ बनता है, देखो पानी कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और जो बर्फ बनता है वो हो गया ठोस अवस्था में, मतलब इसकी अवस्था में क्या हो गया? चेंज हो गया है। इसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, इसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से वायु, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। उसके आगे हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ये सब बेसिक जानकारी है, यहाँ से प्रश्न है बाई चांस बन जाता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो सर इधर पढ़ेंगे हम भौतिक परिवर्तन और इस तरह पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन नंबर 1 देखेंगे कि ये दोनों तरफ चलता है, भौतिक परिवर्तन दोनों तरफ चलता है। जैसे मान लो, जैसे आप पानी को ठंडा करोगे तो क्या बनेगी? बर्फ।
वो बर्फ़ को गर्म करोगे तो बर्फ़ से गर्म करोगे तो क्या बनेगा, पानी। यानी ये जो भौतिक परिवर्तन है ये दोनों तरफ चलेगा, ठीक है ना, कि ध्यान रखना है। उसके अलावा रासायनिक परिवर्तन है ये एक ही तरफ चलता है। जैसे आप लकड़ी है, अगर लकड़ी को जलाते हो तो क्या बनेगी, राख। अब क्या आप राख से वापस लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। जैसे दूध है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो क्या आप दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भौतिक परिवर्तन है दोनों तरफ चलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक ही तरफ चलता है। भौतिक अगला अंतर क्या है, अगला अंतर है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, वो सेम टू सेम रहता है। जैसे पानी से बर्फ बनेगा तो रहेगा तो वो पानी ही। जैसे पानी से हवा बनेगी तो रहेगा वो पानी ही, लेकिन वो गैसीय अवस्था में रहता है, यानी नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। उसके आगे तीसरा जो अंतर है वो ये है कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। ये इसमें अंतर हो चुका है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। आगे हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे पानी का भाप बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन। पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना, लकड़ी को काटते हो तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ताजे सेब को काटना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सेब को ताज़ा काटा गया है तो उस टाइम वो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन उसको कुछ टाइम छोड़ देते हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो उसके बाद में जो सेब का जो छिरा जो काटा गया है वहाँ से वो भूरा भूरा रंग का हो जाता है, काले काले रंग का हो जाता है, तब वो रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन ताज़ा सेब होता है भौतिक परिवर्तन होता है। उसके अलावा कागज़ को काटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। उसके अलावा आता है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लकड़ी का जलना, दूध से दही का जमना, लोहे के जंग लगना। ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसके आगे अपवाद, अब कुछ अपवाद भी हैं। देखो जैसे मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो ये मोमबत्ती है, ये क्या है, मोमबत्ती है। अब ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा। अब देखो जब मोमबत्ती है ना जलती है तो वो क्या होती है, पिघलती भी है। तो पिघलेगी तो उस टाइम तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। और जो ऊपर वाला सिरा होता है वो जलता है, तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो इसमें ध्यान में रखना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, जैसे एलपीजी गैस का जलना भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अब ये कैसे है समझते हैं। एलपीजी गैस का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्यों है, तो देखो ये क्या होता है, गैस चूल्हा होता है हमारा, और यहाँ पर क्या होता है, ये गैस सिलेंडर होता है। अब देखो यहाँ से ये किससे कनेक्टेड होता है, गैस चूल्हे से। अब इसके अंदर जो एलपीजी होती है गैस सिलेंडर के अंदर, वो होती है लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो जब ये इसको हम इसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो ये जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर लेकिन इसमें जो आती है ये कौन सी अवस्था में आती है, गैस की अवस्था में आती है। तो यहाँ पर तो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। और जब यहाँ पर आती है गैस चूल्हे के पास में, तो यहाँ पर जो जलती है ना, तो वो आता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का एग्जाम्पल है गैस का, एलपीजी गैस का जलना। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो मोमबत्ती का जलना और एलपीजी गैस का जलना। ये दोनों ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के एग्जाम्पल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बच्चों आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। संयोजन अभिक्रिया, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजन यानी जुड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक जुड़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे। जैसे मान लो ए और बी है, ये जुड़कर एक नया उत्पाद बनाएंगे सी, इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे उदाहरण देखो ये, जैसे उदाहरण ये आ गया, जैसे कोयले का दहन, जैसे कार्बन है कोयला और ये ऑक्सीजन है, इसका दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोयले का दहन क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया।
इसी प्रकार बिना बुझा हुआ चूना में पानी मिक्स करना, ये बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, इसमें H2 अगर पानी में मिक्स कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा जनरेट होती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये इसके एग्जाम्पल हैं संयोजन अभिक्रिया के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सीधी सी बातें, दो अभिकारक जोड़ेंगे और एक नया उत्पाद बनाएंगे। उसके बाद में अगली रिएक्शन आती है वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होती है। वियोजन अभिक्रिया का पूरा उल्टा होती है। कैसे? इसमें क्या होता है कि एकल अभिकर्मक होता है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, ठीक है ना। संयोजन में जुड़ते हैं, लेकिन वियोजन में क्या था, टूटता है एकल अभिकर्मक। इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ए अभिकर्मक है और ये टूट के बी और सी में टूट गया है, ए अभिकर्मक बी और सी में टूट गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई है। ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होती है। अब आगे बात करते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, 3 प्रकार से वियोजन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अभिकार का जो वियोजन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन। ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, हम कि जो भी रिएक्टेंट होता है उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में नया उत्पाद बनता है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको देखो चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको क्या करोगे, जब गर्म करोगे तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक CO2 गैस बनती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो एक तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों बनते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया होता है, किसकी उपस्थिति में? ये होता है ऊष्मा की उपस्थिति में, ये वियोजन होता है। ऊष्मा की उपस्थिति में हो गया। उसके बाद में हम जाते हैं अगला आता है इसमें प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन। अब प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन बहुत ही आसान है। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन बहुत ही आसान है। कैसे? देखो, इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश काम में लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश और अल्ट्रावायलेट है ना, सूर्य का प्रकाश होगा और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ये वियोजन होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, वियोजन होगा। तो जैसे मान लो ये AgCl है, AgCl इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको जब गर्म करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेना है आपको। यहाँ ब्रोमीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार ये संतुलित हो जाता है। दूसरा है AgCl2, सिल्वर क्लोराइड है, इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये Ag और क्लोरीन में टूट जाता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो चुका है। अब तक हमने 2 प्रकार के वियोजन पढ़ लिए हैं, एक तो ऊष्मा की उपस्थिति में, एक प्रकाश की उपस्थिति में। एक तीसरा और बचता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो होता है विद्युत की उपस्थिति में वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है विद्युत की उपस्थिति में वियोजन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें आप चित्र में देख पा रहे हो कि आपको एक मग दिख रहा है ना, प्लास्टिक मग दिख रहा है आपको। इस प्लास्टिक मग के अंदर है ना एक दो इसमें क्या लगा दी गई हैं, 2 इसके अंदर ग्रेफाइट की रोड लगा दी गई हैं और इसके अंदर जल ले लिया गया है, पानी ले लिया गया है, ठीक है ना। और इसको ना 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ये स्विच है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, विद्युत की उपस्थिति में वियोजन होगा, यानी क्या करेंगे, इसके अंदर करंट प्रवाहित करेंगे इस मग के अंदर, तो क्या होगा, जो जल होता है H2O वो क्या होगा, टूट जाएगा। अब देखो इसमें जो ये H2 है, H2 हम क्या देखते हो, H2 होता है H2 होता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना, आवेश। तो जब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ये दो छड़ हैं, इसमें एक ये वाली एनोड है, ये वाली एनोड वाली है और ये वाली कैथोड वाली है। एनोड का मतलब है प्लस सिरा है और कैथोड का मतलब है माइनस सिरा है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्लस वाला होगा वो किस तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये हाइड्रोजन क्या है, प्लस वाला है, तो ये किस तरफ जाएगा, ये जाएगा कैथोड की तरफ, माइनस की तरफ जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस है ना, वो किस पर आ जाएगी, कैथोड पर आ जाएगी। अब ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस आवेश है, तो जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो ऑक्सीजन माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। तो ये एनोड क्या प्लस है, तो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पर आके एकत्रित हो जाएगी। तो इतना सही है, कुछ भी नहीं है। एक मग लेना है, 2 ग्रेफाइट की छड़ लगानी है, उसमें पानी डालना है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है और इसमें स्विच ऑन करना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो किस पर एक्टिव होगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस एक्टिव होगी एनोड पर। यहाँ से सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है
तो हाइड्रोजन गैस किस पर रिएक्टित होगी? उत्तर आएगा कैथोड। जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस किस पर रिएक्टित होगी? एनोड पर। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान सा है। अब इसकी मैंने अभिक्रिया भी लिख दी है। H2O जल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा विद्युत की उपस्थिति में। विद्युत लिख लेंगे यहाँ पर, तो लिखने में तकलीफ हो रही है, लिख देता हूँ मैं। विद्युत, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आएगी कैथोड पर, ऑक्सीजन आएगी एनोड पर। और ये चित्र भी आपको याद में ध्यान में रखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है, 2 या 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है, गारंटी से आपको याद करवा दूंगा। तो जो क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। सीधी सी बात है, ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, सीधी सी बात है ना। अब देखो, जैसे इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसे याद करोगे? आपको 2 बार है ना कॉपर सल्फेट लिखने हैं। 2 बार क्या लिखना है? कॉपर सल्फेट। फिर और एक बार आपके रिएक्शन करानी है Fe से, एक बार करानी है जिंक से। तो Fe से रिएक्शन कराओगे तो ये Fe है ना, ये कॉपर की जगह पर आएगा, है ना, और कॉपर को आगे भेज देगा। इसी प्रकार जिंक है, ये कॉपर की जगह आएगा और कॉपर को आगे भेज देगा। ये विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये है आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या फिर जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कैसे पता लगा? तो इसके लिए हमें एक श्रेणी ध्यान में रखनी होती है। उस श्रेणी का नाम होता है सक्रियता श्रेणी। उस श्रेणी का नाम होता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, अब सक्रियता श्रेणी होती है वो इस प्रकार होती है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag और Au। ये क्या है? सक्रियता श्रेणी है। इसमें ये नीचे की तरफ चल रहा है सारा, ये नीचे की तरफ चल रहा है ना। तो जब भी क्या होता है कि इसमें जो ऊपर की तरफ जो तत्व होते हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और इस श्रेणी में जो सबसे नीचे तत्व होते हैं ना वो क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि कौन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे यहाँ पर आपको आयरन दिख रहा है, आयरन ये रहा, और कॉपर कहाँ पर है? कॉपर इस नीचे है। तो इसके मतलब आयरन है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार जिंक हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कॉपर यहाँ पर है, मतलब जिंक ऊपर है कॉपर से, तो जिंक क्या है? कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इस श्रेणी से हमें पता लगेगा कि कौन सा तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है। अब इसमें कुछ एक एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं प्रश्नली। इस प्रश्नली के अंदर हमने क्या डाल दिया है? कॉपर सल्फेट का विलयन। प्रश्नली के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया है, और इसके अंदर 2 लोहे की कील को हमने लटका दिया है। तो क्या होगा? लोहा होता है, लोहे का जो प्रतीक होता है क्या होता है? Fe होता है, और कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी? ये Fe है, ये कॉपर की जगह पर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा FeSO4, प्लस में ये Cu है, ये आगे विस्थापित हो जाएगा। तो क्या होगा? ये आयरन है कॉपर की जगह पर आ गया, तो बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कील है ना उसका रंग होता है, इस और जो विलियन होता है उसका रंग होता है वो थोड़ा भूरा हो जाता है, और कीलों का रंग भी क्या होता है? थोड़ा भूरा हो जाता है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसके बाद में आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों के बीच क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभिक्रिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बन रहा है NaCl प्लस H2O। अब देखो कैसे होगा। यहाँ पर आप हाइड्रोक्लोरिक देख रहे हो, इसमें पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस होता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड में पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। NaCl में पहला प्लस होता है, ये माइनस होता है, और इसको ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ये देखो इसका जो प्लस होता है ना इसको इसके माइनस से मिलाना है, तो H और OH से मिलेगा तो बन गया H2O, और इसको माइनस को इसके प्लस से मिलाना है तो बन जाएगा ये NaCl। इस प्रकार इसके अंदर आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में एक और एग्जांपल है, जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो देखो इसमें ये पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस, इसमें पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस। तो इसका प्लस होगा इसके माइनस से होगा तो बन जाएगा NaCl, और इसका माइनस इसके प्लस से जाएगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ये अभिक्रिया हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आज के टॉपिक में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।